हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद का जो चैप्टर था हिस्ट्री का, सेकेंड क्लास 10th का। तो उसमें हमने अभ्यास प्रश्न का ये वीडियो है जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अपन संपूर्ण क्वेश्चन करेंगे इस वाले वीडियो में। सो गाइस, यदि हमारा ये वीडियो अपन समझते हुए चलेंगे गाइस, रटने की ज़रूरत नहीं है। हम समझकर ही सारे आंसर करेंगे और समझते हुए चलेंगे, समझाने की फुल कोशिश करेंगे जिससे कि आप अपने लैंग्वेज में, अपने नोट्स में आप लिख सकें और वो लिखने में आपको बहुत हेल्प करेगा हमारा ये वीडियो। सो गाइस, चलते हैं, आज देखते हैं फर्स्ट में क्या है क्वेश्चन। उपनिवेश के राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई है, क्यों? जो उपनिवेशवाद है गाइस, उपनिवेश क्या है? जैसे कि अंग्रेज लोग हमारा भारत को में उपनिवेश फैलाए हुए थे, व्यापार फैलाना, व्यापार के साथ साथ हमारे देश का शासन संभाले हुए थे, अंग्रेज लोग कर रहे थे शासन। सो गाइस, उसमें उपनिवेशवाद है गाइस, उसमें क्या राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी है, हमको ये देखना है। तो बिल्कुल जुड़ी है, क्योंकि जब वो हमारे देश में शासन चलाएंगे तो उसी के कारण गाइस जैसे भी वो नीतियाँ लेके आते थे उसमें क्या हो जाता था, बहुत से लोग वो ऐसी नीतियाँ लाते थे कि दमनकारी, शोषणकारी नीतियाँ लाते थे। तो राष्ट्रवाद का, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम उमड़ना, राष्ट्रवाद का उदय होना, ये क्या हो जाता है, जरूरी होता है, और वो राष्ट्रवाद का उदय हो ही जाता है। क्या होता है गाइस, अपन आंसर में देखते हैं। उपनिवेशवाद में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई है। जो उपनिवेश राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया जो उपनिवेशी विरोध आंदोलनों से जुड़ी हुई है। जब लोग एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे, जब हमारा पता है हमारा भी दुश्मन वही है, हिंदू का दुश्मन भी वही है भारत में, मुस्लिम का दुश्मन भी वही है, उपनिवेशवाद है कि हमें किसी का शासन नहीं चाहिए, हम खुद अपना शासन चला सकते हैं। तो इसके कारण क्या हो जाता है, जब हमारा एक निश्चित उद्देश्य के कारण भारत के सभी लोग जुड़ जाते हैं और जुड़ जाते हैं तो वो अपने राष्ट्र से प्यार करने लगते हैं, वही होता है राष्ट्रवाद। तो उपनिवेशवाद से कैसे जुड़ी हुई है? जैसे फर्स्ट में क्या है, औपनिवेशिक शासकों के खिलाफ संघर्ष करने के दौरान आपसी एकता को लोग पहचानने लगे थे। जब आपसी एकता को पहचानने लगेंगे सभी लोग तो गाइस क्या होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, राष्ट्रवाद की भावना तो दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी, क्योंकि सभी का एक ही बिंदु होता था। सेकेंड क्या लिख सकते हैं, पहले तो लोग आपसी एकता को पहचानने लगे। दूसरा, जो अंग्रेज लोग जो या फिर जो औपनिवेशिक शासन था जो चला रहे थे हमारे भारत पर, तो वो दमनकारी नीतियां लेके आते थे। साझा भाव ने और विभिन्न समूहों को एक दूसरे को बांध दिया। तो जो दमनकारी, जो खराब नीतियां लेके आते थे हमारे देश में, जो हमें उन नीतियों के सहारे उत्पीड़न प्रदान करते थे गाइस, उसके कारण भी बहुत सारे लोग आपस में जुड़ गए। जब लोग हमें ऐसा कानून लाएंगे कि जो कि असहनीय होगा और दमनकारी होगा, तो वो कानून किसके लिए लाते थे, सबके लिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जितने भी भारतीय होते थे। तो ये भारतीय क्या है, जब सबका पर्पज एक है कि हमें ये नियम लाए गए हैं वो सबको खिलाफ हैं और हमें परेशान करने वाले हैं, तो क्या होगा, वो एक दूसरे से विभिन्न समूह के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उनमें राष्ट्रवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो पहला क्या है, राष्ट्रीय एकता को पहचानने लगे लोग, इसी के कारण, औपनिवेशिकवाद के कारण। दूसरा क्या हो जाता है, विभिन्न समूहों में एक दूसरे से बन जाते हैं, किसके कारण, उत्पीड़न के कारण। तीसरा हम क्या लिख सकते हैं गाइस, देखिए इसमें चीन, वियतनाम, अफ्रीका देशों में राष्ट्रीय आंदोलन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारणों के कारण प्रारंभ हुए थे और राष्ट्रीय भावनाओं के विकास के कारण पूरे विश्व से औपनिवेशिक शासन को हटा दिया। क्या होता है, देखिए गाइस, उस समय औपनिवेशिकवाद का एक प्रकार से दौर चलता था। जो भी सशक्त, मतलब वो जहाँ के ब्रिटेन हो या फिर अमेरिका हो, जैसे बहुत से लोगों को, रूस हो, तो गाइस ये लोग औपनिवेशिक शासन चलाते थे, अपने खुद शासन चलाने लगते थे दूसरे देशों का, वहाँ पे कंपनी अपनी खोली, वो किया। तो विभिन्न राजनीतिक कारणों से जो विभिन्न देश, जो औपनिवेशिकवाद देश थे, तो विभिन्न कारणों से, किसके, राजनीतिक कारण हो या आर्थिक कारण हो या सामाजिक कारण के कारण वहाँ पे आंदोलन प्रारंभ हुए।
कहाँ पे, अपने पड़ोसी देशों में या फिर औपनिवेशिकवाद देशों में। तो वहाँ पे जैसे ही लोगों ने देखा कि वहाँ पे क्या हुआ, राष्ट्रवाद का विकास हुआ और राजनीतिक आर्थिक कारणों के कारण जो आंदोलन प्रारंभ हुए उसमें राष्ट्रवाद का विकास हुआ, जिसके कारण पूरे विश्व में औपनिवेशिक शासन को हटा दिया। तो हम क्यों नहीं एक होकर के, हम क्यों ना एक होकर के हमारे देश में भी राष्ट्रवाद की भावना आए और लोग एक होकर के हम विरोध करें। और औपनिवेशिकता से एक प्रकार से जुड़ा हुआ था ये आंदोलन। इस कारण राष्ट्रवाद का उदय औपनिवेशिकवाद विरोधी आंदोलनों के कारण हुआ था। भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस कारण से हुआ था गाइस? उपनिवेशवाद के कारण हुआ था। सब लोगों में लगाव की भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का कारण मेन क्या था गाइस? कि भारत में अंग्रेजी शासन व्यवस्था या फिर उपनिवेशवाद के विरोध आंदोलन करने के कारण ही भारत में उपनिवेशवाद का यहाँ पे भी क्या हुआ, विकास हुआ। उपनिवेशवाद का नहीं गाइस, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। तो पहला कारण क्या लगता है, जल्दी से क्विक रिवीजन बताइए। आपसी एकता को लोग पहचानने लगे औपनिवेशिक के कारण। दूसरा कारण लिख सकते हैं कि उत्पीड़न और दमनकारी नीति के कारण एक दूसरे से बंध गए। और तीसरा कारण सामने वाले को देखकर, मतलब विभिन्न देशों में जो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक कारणों से जो उनका शोषण हो रहा था, उसके कारण जो आंदोलन प्रारंभ हुए तो पूरे उन्होंने क्या कर दिया था, उपनिवेशवाद को हटा दिया था। तो लोगों को प्रोत्साहन मिला और भारत में भी लोग क्या कहने लगे कि हम भी एक होकर के इस उपनिवेशवाद को हटा सकते हैं। इस प्रकार से औपनिवेशिकवाद के कारण लोग एकजुट होकर लड़े तथा राष्ट्रवाद की भावना ऑटोमेटिकली लोगों में पनपने लगी कि हम अपने भारत के लिए लड़ेंगे, हम अपने भारत को स्वतंत्र करवाएंगे। जब सबका उद्देश्य एक हो जाता है गाइस, तो वो लोग सब जुड़ जाते हैं। वो जुड़ जाते हैं तो इसका कारण, जुड़ने का कारण औपनिवेशिकवाद था। देखिए प्रश्न नंबर ख देखते हैं। पहले विश्व युद्ध ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान निभाया या योगदान दिया? राष्ट्रवाद के कैसा पहले विश्व युद्ध के कारण भी, दूसरा कारण एक तो औपनिवेशिकवाद था और दूसरा कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध में जो युद्ध हुआ था उसके कारण भी कहा जाता है कि राष्ट्रवाद भारत में उत्पन्न हो गया। तो इसने कैसी भूमिका निभाई? सो गाइस इसके अपन कुछ कारण को लिख सकते हैं। जैसे ही 1 अगस्त 1914 को मित्र राष्ट्रों के मध्य युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ गाइस? कब से शुरू हुआ? 1 अगस्त 1914 से हुआ। आगे अपन क्या लिख देते हैं, आगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बता देते हैं। थोड़ी सी जानकारी देना जरूरी होता है। यदि क्वेश्चन आ जाता है तो आगे आप उसकी डेफिनेशन लिखिए, मतलब कि उसकी परिभाषा तौर पर लिख सकते हैं। उसके बारे में कुछ भी बता दीजिए आप, तो उसमें बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है एग्जाम बोर्ड जो कॉपी चेक करता होता है। तो आगे अपन ये लिख लेंगे क्या, 1 अगस्त 1914 से मित्र राष्ट्रों के मध्य हुआ प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इसका भारतीय आंदोलनों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। मतलब भारत के जो राष्ट्र के प्रति भावना लोगों में उभरने लगी इसके कारण भी। क्योंकि जब वहाँ की जो भयंकर नीतियाँ आती थी गाइस, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, लोग गए देखे दूसरे देशों में और देख करके ही क्या करने लगे, लोगों में वहाँ के लोगों को देखा कि वो कितने स्वतंत्रता से रह रहे हैं, अपना राष्ट्र खुद चला रहे हैं और सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, तो उनको कितना प्रॉफिट है। और हम लोगों को क्या होता है, हम झेलते हैं इन अंग्रेजों को। कैसे झेलते हैं? इनकी शोषणकारी नीतियों के कारण। ये लोग हमको गुलाम बना रहे हैं। क्यों बनाए हुए हैं? क्योंकि हमारे यहाँ राष्ट्रवाद नहीं है, हम राष्ट्र से प्यार नहीं करते हैं, इसीलिए ये लोग मनमानी कर रहे हैं। तो ये कब हुआ था? 1914 से प्रारंभ हुआ और 1919 तक रखा। यदि आपको इतना याद रहता है, 1914 से मित्र राष्ट्रों के मध्य हुआ और 1919 तक चला ये युद्ध। गाइस इसमें क्या प्रभाव पड़ा भारत में आंदोलन में? भारत में क्यों आंदोलन होने लगे, इसके कारण क्या प्रभाव पड़ा प्रथम विश्व युद्ध का? तो देखिए अपन कुछ कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं कि किस प्रकार भारत में आंदोलन का प्रभाव पड़ा। तो देखिए आप यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय आंदोलनों पर क्या प्रभाव पड़ा, या फिर ये पूछ सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत में राष्ट्रवाद को उदय करने में क्या प्रभाव रहा, या वो कैसे उदय किया। तो अपन क्या प्रभाव रहा आंदोलनकारियों में, अपन देख सकते हैं 4-5 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए इसके क्या रहा, भारत का विश्व से संपर्क बढ़ा। तो
क्या योगदान दिया गाइस प्रथम विश्व युद्ध ने, ये भी पूछ ले तो आप एक ही आंसर लिखेंगे, या क्या प्रभाव रहा ये भी। तो इसमें क्या हुआ, भारतीय लोगों का विश्व से संपर्क बढ़ा। भारतीय लोग दूसरे देशों में गए, एक तो सैनिक के रूप में, जैसे ज़बरदस्ती सैनिक ले जाते थे। ब्रिटेन लोग विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, वो भारत से सैनिक ले जाता था, और वो सैनिक कहाँ के होते थे, भारत के होते थे। जब भारत के लोग एक दूसरे से मिलेंगे गाइस और वहाँ की नीतियों को जानेंगे कि वो कैसे खुलेआम जी रहे हैं, उनमें राष्ट्रवाद की भावना है और वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं, क्योंकि उनमें वो अपने देश से प्यार करते हैं, सभी लोग एकजुट हैं, और सभी लोग एकजुट होने के कारण उनको कोई हरा नहीं पाता है। तो उनमें राष्ट्रवाद की भावना आएगी कि नहीं आएगी। तो अपन 3-4 कैटेगरी में लिख सकते हैं। जैसे आर्थिक प्रभाव भी पड़ा। जैसे ही क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध खत्म होता है तो महामारी, मतलब वहाँ की जो ब्रिटेन में खर्चा होता है तो उसकी भरपाई, आर्थिक भरपाई किससे करवाता है ब्रिटेन, पता है, भारत से करवाना चाहता है। क्यों, क्योंकि आयकर बढ़ा देता है, आयकर के साथ साथ सीमा कर भी बढ़ा देता है। इससे भारत को बहुत ज़्यादा आर्थिक प्रभाव से जूझना पड़ता है। आर्थिक प्रभाव भी गलत पड़ता है प्रथम विश्व युद्ध का। या फिर तो ऑटोमेटिकली आंदोलनों को योगदान मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और तीसरा अपन देखते हैं, सांप्रदायिक एकता बैठ जाती है। जैसे ही लोग देखते हैं गाइस, बाहर जाते हैं और वो सांप्रदायिक एकता, अंधविश्वास के चक्कर भी छोड़ देते हैं कि हमें इसको नहीं छूना, उसको नहीं छूना। दूसरा वो मतलब विभिन्न धर्म क्या है, सबका धर्म एक है, लोग मानने लगते हैं। और क्या है, उनमें सांप्रदायिक एकता हो जाती है, सभी लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं। जैसे खिलाफत आंदोलन हमने पढ़ा था, खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने साथ क्यों दिया था, वो तो मुस्लिम का था। तो सांप्रदायिक भावना को छोड़कर गांधी जी ने मिलाने का कोशिश किया, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि हम इनका साथ देंगे तो हमारा ये साथ देंगे और राष्ट्रवाद की भावना दौड़ेगी और हम अपने भारत को आज़ाद करवा लेंगे। तो सांप्रदायिक एकता होने लगी। मतलब जो खलीफा था, तुर्की में ऑटोमन सरकार की स्थापना हो गई थी, उसके कारण क्या, उस खलीफा के पद को समाप्त किया जा रहा था। तो खिलाफत आंदोलन करवाया था गांधी जी ने मिलकर के। शौकत अली थे और उसमें मोहम्मद अली भी थे शायद, हाँ। और देखिए इसी टाइम आता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या आ जाता है, प्राकृतिक संकट आ जाता है, अपन ये भी लिख सकते हैं। और इसके बारे में 2-2, 3-3 लाइन भी आप लिख देते हैं तो आपको बहुत अच्छा आंसर बन जाता है। प्राकृतिक संकट क्या आ जाता है गाइस, कि लोगों की फसलें खराब हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, फसलें खराब हो जाती हैं और फ्लू नाम की महामारी फैल जाती है। तो 2 पॉइंट आपके इसके बन गए। 2 पॉइंट बना करके गाइस सबकी यदि आप बनाएंगे, एक होता है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। ये कौन लेके आता है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटेन के द्वारा लाया जाता है, जो कि भारत में लाया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है, जिसके कारण लोगों में आंखें खुल जाती हैं कि ये हमारा शोषण कर रहे हैं लोग, अंग्रेज लोग। तो इनमें आंदोलनों पर प्रभाव पड़ने लगता है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव हम इन आंसरों से लिखेंगे। जैसे फर्स्ट वाला क्या है, भारतीयों का संपर्क, इसमें अपन 2 पॉइंट लिख देंगे। देखिए भारतीयों का संपर्क कैसे लोगों से बढ़ा। इसमें भारतीय सैनिक जब प्रथम विश्व युद्ध में गए तो वहाँ मिले अनुभव पर उन पर प्रभाव पड़ा, आत्मविश्वास जगा कि हम भी जीत सकते हैं और हम भी क्या अपने राष्ट्र को स्वतंत्र करवा सकते हैं। तो आंदोलनों पर प्रथम प्रभाव पड़ा क्या, उनमें आत्मविश्वास जागा। आप एक ये वाली लाइन लिख सकते हैं। दूसरा क्या है गाइस, दूसरा लिख सकते हैं लोकतंत्र संगठन और स्वतंत्र वातावरण क्या होते हैं, उनमें एहसास हुआ और जानकारी हुई कि कैसे लोग स्वतंत्र रहते हैं, उनमें आत्मविश्वास जागा, हम क्यों स्वतंत्र नहीं रह सकते हैं। तो ये हुआ गाइस प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का संपर्क। दूसरा हम देखे लेते हैं आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, जिसके कारण आंदोलन होने शुरू हो गए। तो गाइस पहला प्रभाव देख लिया। इसके बारे में अपन जो जितने भी पॉइंट लिखे हैं हमने 5, इसके बारे में 2-2 लाइन भी आप लिखते हैं तो आपका बहुत बड़ा दीर्घ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 3-3 लाइन लिख देते हैं तो वो जैसे नंबरों में आता है आप उस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। सो गाइस निष्कर्षतः क्या होता है, इस स्थिति के कारण विकसित लोगों में चाह हो जाती है, तत्परता दौड़ती है कि ये लोग जब स्वतंत्र कितने अच्छे से रह रहे हैं। जैसे ही विश्व में युद्ध करने जाते हैं प्रथम विश्व युद्ध में, तो उनकी दिनचर्या देखते हैं तो उनमें तत्परता हो जाती है कि हम क्यों नहीं रह सकते हैं स्वतंत्र। देखिए ये लोग हमको अंजोर क्या बनाए हुए हैं, शोषणकारी नीतियों के कारण गुलाम बनाए हुए हैं। सो गाइस देखिए सेकेंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, आर्थिक प्रभाव। हम
क्या प्रथम विश्व युद्ध का प्रथम प्रभाव क्या पड़ा कि भारतीयों का संपर्क बढ़ा लोगों से। दूसरा क्या प्रभाव, आर्थिक प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव रहा इसमें, प्रथम विश्व युद्ध के ब्रिटेन का जो खर्चा हुआ था उसकी भरपाई गाइस पूर्ति ब्रिटेन सरकार भारत के आयकर और सीमा शुल्क को बढ़ा दिया था। तो एक तो ये हो जा सकता है। अपन 3 पॉइंट या 2 पॉइंट भी आप ले जाते हैं, हम 3 पॉइंट बताएंगे जिससे आपको 2 पॉइंट तक तो जरूर याद रखें। तो पहला आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा, ब्रिटेन पे जो खर्चा हुआ, जो ब्रिटेन तो वो उसकी भरपाई किससे करवा रहा था गाइस, वो भारत से करवाना चाहता था। सीमा शुल्क बढ़ा दिया और क्या कर दिया, आयकर बढ़ा दिया। अब आयकर बढ़ाएगा गाइस तो क्या कीमतें महंगी, ये जो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, महंगी की आयकर बढ़ाएगा, सीमा कर भी बढ़ाएगा। जब वहाँ से सामान आने में सीमा शुल्क लगता है तो वो चीज़ें कितनी 1 की 2 में आने लगेंगी। वो व्यापारी किससे वसूलेंगे, लोगों से वसूलेंगे। तो ये रहा। और दूसरा क्या है, आर्थिक दबाव बढ़ गया, कीमतें बढ़ गई, भारत में आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। तो वही एक तो ये बढ़ा दिया, अपन ए पॉइंट हो जाएगा। और इससे क्या हुआ, कीमतें बढ़ गई, वही हमने बताया आर्थिक प्रभाव में। और तीसरा अपन देख सकते हैं गाइस कि इससे क्या हुआ, जनता औपनिवेशिकवाद के खिलाफ आंदोलन में सम्मिलित होने लगी। लोगों को जैसे जैसे प्रॉब्लम हुई तो आर्थिक प्रभाव में अपन ले लग सकते हैं ये प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा आर्थिक में, या फिर आंदोलन कैसे होने लगे, आंदोलनों पर क्या योगदान रहा गाइस। तो आंदोलन पर यही योगदान रहा प्रथम विश्व युद्ध का कि जैसे जैसे स्थिति ब्रिटेन ने बिगाड़ी उसी प्रकार आंदोलन बढ़ने लगे। अपन तीसरा लिख सकते हैं गाइस, सांप्रदायिक एकता को बल मिला। सांप्रदायिक एकता के बल में अपन 2-3 पॉइंट भी लिख देते हैं तो बन जाएगा। देखिए सांप्रदायिक एकता को कैसे बल मिला, आप देख सकते हैं विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के मध्य एकता बढ़ने लगी। अब उनमें ये नहीं रहा कि आप अलग धर्म के हैं, हम अलग धर्म के हैं, हम एक नहीं हैं। अपने अपने के लिए मांगेंगे गाइस ब्रिटिश सरकार से तो वो मांग पूरी नहीं हो पाती और वो लोग यहीं पे हमारा शोषण करते रहते। जब हम सब लोग मिलकर के गाइस लड़ेंगे तो हमारा देश है, फिर हम बाद में देखते रहेंगे ना धर्म को। और धर्म में क्या है, सबका सिद्धांत तो एक ही होता है ना, क्योंकि किसी का धर्म ये नहीं कहता है गाइस कि सामने वाले का मर्डर कर दो या सामने वाले को दुख पहुंचाओ। सबका धर्म एक होता है, सिद्धांत एक हो लेते हैं। तो सांप्रदायिक एकता को कैसे बल मिला गाइस प्रथम विश्व युद्ध के बाद, क्या होता है, खलीफा के प्रश्न पर सभी मुस्लिम अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। अंग्रेजों के विरुद्ध हो जाते हैं कौन, मुस्लिम। और मुस्लिम का साथ कौन देता है गाइस, अपन ये सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं। पहला तो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, आंदोलन पर ये प्रभाव पड़ा प्रथम विश्व युद्ध का। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध होता है तो ऑटोमन जो तुर्की में जो खलीफा के पद को समाप्त किया जा रहा था विश्व गुरुओं के द्वारा। तो क्या हुआ फिर बाद में, गांधी जी ने अली बंधुओं का सहयोग देने के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया और हिंदू मुस्लिम एकता को बल मिला। तो सांप्रदायिक एकता हो गई, आर्थिक प्रभाव के कारण आंदोलन बढ़े। और पहला कौन सा देखा था, भारतीयों का विश्व से संपर्क बढ़ा। इसमें तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता होता है गाइस, जिसमें लखनऊ समझौता में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे से मिल जाती है। तो इस कारण से भारत में सांप्रदायिक एकता को मजबूत आधार मिला और आंदोलन का जन आधार हो गया। मतलब अब ये योगदान रहा प्रथम विश्व युद्ध का, आंदोलनों में ये प्रभाव पड़ा। और क्या प्रभाव रहा गाइस प्रथम विश्व युद्ध का, तो अपन चौथा लिख सकते हैं कौन सा, जो इतना देखिए आप यदि ऐसे कैटेगराइज करते हैं तो 2-2 पॉइंट भी लिखते हैं ना तो बहुत बड़ा आंसर बन जाता है और आप आराम से लिख ले जाएंगे। तो देखिए पहला चौथा पॉइंट क्या रहा, 1918 प्राकृतिक संकट आ जाता है, कुदरत का भी वहाँ पे कहर बरसता है। क्या होता है 1918 से 1921 में जैसे ही गाइस से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो क्या हो जाता है, भारत में फसल नष्ट हो जाती है 1919 में। अपना इतना फैक्ट बस रखना है याद पहली लाइन का। दूसरा, फ्लू नामक महामारी फैल जाती है, उससे 120 से 130 लोगों की मौत हो जाती है और सरकार के असहयोगपूर्ण रवैये से भारी मात्रा में जनता उससे विरुद्ध हो जाती है और वो एकजुट होकर के क्या करने लगती है, आंदोलन करने लगती है। ये प्रभाव रहा गाइस प्रथम विश्व युद्ध का। तीसरा पांचवा देख सकते हैं गाइस, पांचवा क्या देख सकते हैं, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट आता है। क्या आता है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लेके आती है ब्रिटेन। देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसमें डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट क्या था, 1915 में अंग्रेजी सरकार ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए डिफेंस एक्ट लेके आती है, जिससे कि एक कौन सा एक्ट था गाइस, एक दमनकारी एक्ट था क्रांतिकारियों के लिए, दबाने के लिए बजाय
और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। यह एक्ट दमनकारी एक्ट था। इसने क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाने की बजाय और तीव्र कर दिया, जिससे आम जनता राष्ट्रवादी भावनाएं पनपने लगी। सब लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम पनपने लगा कि ये वाकई में हमारे राष्ट्र का बेकार कर रहे हैं और हम ऐसे इनसे नहीं जीत सकते हैं। तो गाइस फिर बाद में अपन इस निष्कर्ष लिख सकते हैं कि इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में राष्ट्रवाद के विकास में बहुत ज़्यादा राष्ट्रवाद के विकास में या आंदोलनों पर ये प्रभाव रहा। तो 5 अपन ने देख लिए। 5 में आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आता है आप ऐसे डील करते हैं तो आप आराम से याद लिख ले जाएंगे। पहला हमने क्या देखा था, भारत, जल्दी से क्योंकि रिवीजन करते हैं कि भारत में लोगों का संपर्क बढ़ा। इसमें अपन कैसे क्या लिख सकते हैं गाइस कि जैसे ही लोग वहाँ पे जाते हैं और उनका एहसास करते हैं, उनकी दिनचर्या, दूसरों की दिनचर्या देखते हैं तो उनमें तत्परता हो जाती है कि लोग हम क्यों नहीं, हम जी सकते हैं ऐसे, क्या हमें नहीं है अधिकार। दूसरा हम क्या देखते हैं गाइस, लोगों में संपर्क बढ़ता है। दूसरा हम देखते हैं आर्थिक प्रभाव क्या रहता है, आर्थिक स्थिति भारत की बिगड़ जाती है और ये लोग क्या करते हैं। दूसरे में अपन ये लिख सकते हैं आर्थिक व्यवस्था में एक तो लिख सकते हैं फ्लू नाम की महामारी फैल जाती है 1920 में और इसके पहले 1919 में क्या होते हैं, फसल खराब हो जाती है और कोई राहत नहीं देते हैं अंग्रेज, जो हमारी रक्षा का दावा करते हैं कि हम इनकी रक्षा कर रहे हैं। सो गाइस सीमा शुल्क बढ़ा दिया जाता है, अपन ये भी लिख सकते हैं। आर्थिक प्रभाव ये पड़ा, जैसे ही विश्व युद्ध खत्म हुआ तो इसका प्रभाव क्या हुआ, अंग्रेजों का खर्चा हुआ और अंग्रेज भरपाई करना चाहते थे भारत से, और भारत से भरपाई करना चाहते थे तो यहाँ की फसल वैसे भी खराब हो चुकी थी और जब फसल खराब हो गई थी, खाद्य सामग्री नहीं थी, तो इसके कारण क्या हो जाता है, जब लोग कमज़ोर होते हैं ना तो दुनिया की बीमारी आती हैं। तो क्या हो जाता है, फ्लू बीमारी फैल जाती है। और हाँ, खाद्य सामग्री नहीं थी, फसल हुई थी 1919 में और 1920 में क्या होता है, फ्लू नाम की बीमारी फैल जाती है। लोगों की 1 से 20 लाख लोगों से 130 लाख लोगों की मौत हो जाती है। फिर हम इसके बाद कौन सा लिख सकते हैं गाइस, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ले लिया जाता है। तो यहाँ ये प्राकृतिक संकट में लिखना था गाइस। फ्लू नाम की महामारी एक प्रकृति की देन है और फसल खराब होना प्रकृति की देन है। और आर्थिक संकट में हम क्या लिख सकते हैं, आर्थिक संकट में आयकर बढ़ा देना, सीमा शुल्क बढ़ा देना और प्रथम विश्व युद्ध की भरपाई भारत से करवाना। देखिए क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं। भारत के लोगों को रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों कर रहे थे भारत के लोग, हमको ये देखना है। भारत के रॉलेट एक्ट ऐसा क्या था, कब आया था, इसके बारे में बताते हैं। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, कब आया, क्या होता है रॉलेट एक्ट, इसमें क्या था। सो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर गा करते हैं। भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में थे, क्यों थे गाइस, ऐसा कौन इसमें खराबी क्या थी, क्यों थे भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में। सो गाइस इस आंसर में अपन को 3 चीज़ लिखना है और यदि 3 चीज़ यदि आप एक कीवर्ड बना लीजिए गाइस, यदि आप इनमें से यदि 3 चीज़ बता ले जाते हैं तो आपको आंसर बन जाएगा, क्योंकि अपन को पूरा आंसर यदि रटने को बैठते हैं तो प्रॉब्लम होती है। 3 चीज़ क्या गाइस, कब हुआ, आगे अपन लिखेंगे कब हुआ और क्यों, रॉलेट एक्ट कब आया है ना, और इसमें क्या था ऐसा, और तीसरा इसमें क्या प्रभाव पड़ डाला। सो गाइस यदि देखिए 1918 ईस्वी में अंग्रेज ने भारत के क्रांतिकारी आंदोलनों को रोकने को रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। इस समिति ने 2 कानून बनाए, 1918 में बना, 1919 में गाइस आ जाता है। तो कब, क्यों बनाया गया गाइस, क्यों बनाया गया, भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए क्यों बनाया गया, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को रोकने के लिए बनाया गया था 1919 में रॉलेट की अध्यक्षता में। तो ये क्यों बनाया गया था, आपको ये समझ में आया, और कब बनाया गया था और कब आया भारत में, अपन को ये देखते हैं। और इसमें अपन ने ये तो देख लिया गाइस कि क्यों बनाया गया था और कब बनाया गया था। अब देखते हैं इसमें था क्या। तो गाइस इसमें 2 चीज़ें थी, हमने ये देखा, ये सरकार राजनीतिक क्रांतिकारियों को संदिग्ध अवस्था में पकड़ सकती थी। इसके तहत क्या था, पहली बात कि वह संदिग्ध अवस्था में लोगों को पकड़ सकती थी। कैसी, संदिग्ध अवस्था मतलब कि लोग, उनको पता भी नहीं है अच्छे से कि ये क्रांतिकारी गतिविधि कर भी रहे हैं कि नहीं, इसके बाद भी वो पकड़ सकती थी।
दूसरा हम क्या देखते हैं, 2 साल तक जेल में, क्रांतिकारियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल डाल सकती है। मतलब 2 साल का जेल गाइस, वो भी संदिग्ध अवस्था में। इसके कारण क्या कर रहे थे भारतीय लोग, क्या कर रहे थे, इसका विरोध कर रहे थे। रॉलेट एक्ट में क्या चीज़ लिखना है, एक तो क्यों, कब और क्या था। तो गाइस क्यों आया था, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए। यदि आपको इतना याद रहता है, आप कीवर्ड में आप अलग से गाइस आप कॉपी में बना सकते हैं सभी का कीवर्ड, क्योंकि अपन को पूरा याद नहीं रहता है। तो यदि अपन इतना लिख जाते हैं तो अपन से पूरा बन जाएगा। क्यों आया, कब आया, कैसे आया, मतलब क्या था इसमें। और क्या देख रहे हैं गाइस अपन, गांधी जी इसके विरुद्ध फिर क्या हुआ गाइस, इसका प्रभाव भी आप लिख सकते हैं। अतः भारतीयों ने इसे काला कानून बनाया। क्यों नहीं मानेंगे गाइस काला कानून, क्योंकि काले कानून की तरह तो था ही। क्या अब हमें पता ही नहीं है कि लोग क्रांतिकारी गतिविधियां कर रहे हैं कि नहीं, इसके तहत इसके बाद भी 2 साल तक जेल में डाल सकते थे। गांधी जी भी इसके विरुद्ध थे। प्रारंभ करने का आह्वान, इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन प्रारंभ करने का आह्वान किया। यह विरोध क्या होता है फिर बाद में असहयोग में बदल जाता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि वो असहयोग आंदोलन में लोग करने लगते हैं, सब चीज़ों का बहिष्कार करने लगते हैं एक प्रकार से, इसी के कारण। तो ये था गाइस रॉलेट एक्ट, इसलिए लोग विरोध कर रहे थे इसका। देखिए अब क्विक रिवीजन, इसका क्या मतलब था, मतलब कि ये क्यों आया था, ये क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, इतना लिख दीजिए आप। और 2 साल तक जेल संदिग्ध अवस्था में, इसका मतलब ये था इसमें। और तीसरा क्या था, इसमें अपन ये लिख सकते हैं कि सबने इसका विरोध किया, काला कानून कहा, क्योंकि ये, और इससे आंदोलन प्रारंभ हुआ और वही आंदोलन क्या हो जाता, असहयोग आंदोलन में बदल जाता है। देखिए घ नंबर क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लिया। हम गाइस आपको आंसर बस नहीं बताते हैं, उसका टेक्निक भी बता देते हैं कि अगर इससे संबंधित कोई भी आंसर आ जाता है तो आप क्या क्यों में अपना आंसर दे सकते हैं। देखिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया। असहयोग आंदोलन कब चला था गाइस, जैसे ही रॉलेट एक्ट आता है, हंटर समिति आती है, उसके बाद क्या कर देते हैं गांधी जी, असहयोग 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, वो तो पारित हुआ था 1918 में, ठीक है ना। तो फिर बाद में क्या होता है, असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है 5 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस शुरू होता है गाइस। वो होता है गांधी जी 1920 में गाइस, 1920 या 21 में शुरू होता है कि समथिंग पर शुरू होता है, मतलब 20 के लास्ट में 21 के प्रारंभ में। इस प्रकार होता है गाइस असहयोग आंदोलन शुरू। असहयोग आंदोलन का मतलब क्या होता है, आगे आप ये जान लीजिए, जानकारी जरूरी है। असहयोग मतलब सहयोग ना करना, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि सहयोग के कारण ही ये लोग भारत में टिके हुए हैं अंग्रेज लोग। तो आप क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं गाइस कि गांधी जी ने फिर जब असहयोग शुरू किया था तो बंद क्यों किया, आखिर इसका कारण क्या था। तो 5 फरवरी 1922 को क्या होता है, असहयोग आंदोलन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोरा चोरी नामक जगह से गुजर रहे थे। इनकी झड़प किससे हो जाती है, पुलिस वालों से हो गई। आंदोलनकारियों ने पुलिस वालों को थाने में बंद करके आग लगा दी। अतः इस घटना को सुनकर गांधी जी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं कि आंदोलन क्या होता जा रहा है, हिंसक हो जाता है। और गांधी जी चाहते थे कि हमें ओनली सहयोग नहीं करना है, किसी की मारना नहीं है, हिंसा नहीं करना है। यदि हिंसा पर उतरेंगे तो भारत के बाद में ये बीज डल जाता है गाइस, और बीज डल जाता है तो थोड़ी में कोई बात होती है तो भारत के लोग भारतीयों को ही मारने लगेंगे। यदि हमारे विचार नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन हिंसा करने लगें। तो ये इसके कारण गाइस क्या होता है, सुनकर गांधी जी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। उनको लगा कि आंदोलन क्या होता जा रहा है, हिंसक होता जा रहा है। तो हम असहयोग आंदोलन को क्यों लिया, चोरा चोरी कांड के कारण। क्यों लिया गाइस, इसका मेन कारण क्या था, चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड क्या है हमने इसमें बता दिया कि 5 फरवरी को जैसे ही ये लोग असहयोग आंदोलन में, कहाँ पे अपन कब हुआ, कहाँ हुआ, अपन को ये ध्यान रखना है। तो गोरखपुर जिले में
5 फरवरी को वो लोग क्या शांतिपूर्वक गुजर रहे थे चोरा चोरी नामक स्थान से, और वहाँ पे क्या हो जाते हैं, वैसे भी उग्र रूप में थे गाइस, ये लोग परेशान हैं और ऊपर से पुलिस वाले आकर के झड़प करते हैं, कुछ भी कहते हैं। तो क्या कर दिया आंदोलनकारियों ने कि पुलिस वाले को थाने में बंद करके ही क्या लगा दी, आग लगा दी, और कुछ पुलिस वाले मर जाते हैं। इससे 20-30 पुलिस वाले रहे होंगे और क्या। लेकिन अभी आप जलियांवाला बाग पढ़ेंगे ना, देखेंगे तो उसमें तो कम से कम 1000 लोगों को मार देते हैं। कौन? वो जनरल डायर मारता है गाइस, पुलिस वाले मारते हैं। सो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, क्या होता है सत्याग्रह। तो सत्याग्रह से तात्पर्य गांधी जी ने जो सत्याग्रह चलाया था 1915 में, जो गांधी जी भारत आ जाते हैं अफ्रीका से, तो उन्होंने 3 आंदोलन चलाए थे, आपको पता होगा। एक तो उन्होंने चंपारण का, बिहार में है, जो वहाँ पे किसान के कारण चलाया था कि वहाँ पे नील की खेती ना करवाई जाए। दूसरा चलाया था 1917 में चंपारण में भी, और खेड़ा में भी चलाया, गुजरात में, किसानों के लिए कर माफ़ी के लिए। और तीसरा चलाया था अहमदाबाद में मजदूरों के लिए, मिल मजदूरों के लिए। तो गाइस सत्याग्रह में क्या था ऐसा, सत्य की, यदि आपसे बड़ा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसीलिए हम एक्स्ट्रा बता देते हैं गाइस। यदि बड़ा आता है तो आप अपने, यदि आपको नॉलेज होता है, बड़ा आंसर आता है तो आप लिख के ले जाएंगे गाइस। हमने आंसर मतलब आपको आंसर लिखे हैं तो उसको हम आपको लिखने की टेक्निक सुनाएंगे, उसका मेन मकसद क्या था वो बताएंगे, फिर आप अपने मन से लिखिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब क्या होता है गाइस, सत्याग्रह, सत्याग्रह मतलब सत्य से आग्रह करना, एक प्रकार से सत्य की शक्ति पर आग्रह करना, कि गाइस आप जो कर रहे हैं इनको बताना, उनको रियलाइज करवाना, सामने वाले को, लड़ाई ना करना, सत्य को बताना और सत्य की खोज करवाना कि जो आप कर रहे हैं, हम पर जुल्म कर रहे हैं, क्या ये सही है, क्या राइट है। तो सत्य की शक्ति पर आग्रह करना और सत्य की खोज करना, ये उसका मेन मकसद होता है। तो गांधी जी ने इसके प्रबल समर्थक थे गाइस सत्याग्रह के। इस प्रकार इसकी उनको सफलता भी मिली थी गाइस। सत्याग्रह के कारण वो श्वेत के अफ्रीका में सत्याग्रह चलाया था और उनको सफल रहा, और उनको वहाँ पे अफ्रीका से अंग्रेज़ों को भागना पड़ा। तो गाइस देखिए इसमें गांधी जी का मतलब अपन जाने लेते हैं। इनमें 3 मतलब अपन को समझ में आएंगे मेन। गांधी जी ने मतलब सत्याग्रह का मतलब तो आप जान लिए, सत्य की शक्ति पर आग्रह करना और सत्य की खोज करना। देखिए अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, गांधी जी कहते थे कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के खिलाफ है तो उत्पीड़क से मुकाबला किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। क्या, यदि गांधी जी कहते हैं कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक तो आपका उद्देश्य सच्चा होना चाहिए, दूसरा अन्याय के खिलाफ यदि आप लड़ रहे हैं तो हमारा जो उत्पीड़क है, जो हमको परेशान कर रहा है एक प्रकार से, तो हम उसके मुकाबले के लिए, भले ही हम बहुत तुच्छ हैं या छोटे हैं, तो हम उसे शारीरिक बल से नहीं, बल्कि लड़ने की आवश्यकता नहीं है, शारीरिक बल दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम उसको मन में ठेस पहुँचाएंगे, मन को ही झकझोर देंगे कि हकीकत में आप गलत कर रहे हैं। देखिए सेकेंड वाला क्या था, प्रतिशोध या आक्रामकता के बिना सत्याग्रही संघर्ष में सफल हो सकते हैं। गांधी जी कहते थे एक तो हम शारीरिक बल से नहीं लड़ेंगे, और दूसरा क्या कहते थे कि हम सत्याग्रही अहिंसा के सहारे के बिना भी हम जीत जाएंगे, हम हिंसा भी नहीं करेंगे और जीत जाएंगे। वाकई में गांधी जी ने हिंसा नहीं की और इतना बड़ा देश आज़ाद करवाने का श्रेय जाता है उनको। देखिए तीसरा क्या था, दमनकारी शत्रु की चेतना या मानसिकता को झकझोर देना चाहिए, सच्चाई को देखने और उसे सहज भाव से स्वीकार करने को प्रेरित करना चाहिए। गाइस शत्रु कितना भी बड़ा हो, यदि उसके मन में हम ये एहसास बिठा दें कि आप गलत कर रहे हो, उसके मानसिकता को ही झकझोर दें, क्या मानसिकता को झकझोर दें और सच्चाई को दिखा दें, जिससे कि वो स्वीकार कर ले। क्योंकि अपन शत्रु कितना भी छोटा हो, यदि मानसिक रूप से अपन दबाव से, यदि शारीरिक बल का उपयोग करके यदि जीतना चाहते हैं तो नहीं जीत पाते हैं, और यदि मन में, यदि अब उसके मन में कोई बात बिठा दी जाए गाइस, तो वो अपन जीत जाते हैं। और गांधी जी का मानना था गाइस, यदि हम अंततः संघर्ष से सत्य की जीत होती है, कि अंत में यदि हम संघर्ष करते हैं, सत्य के खिलाफ संघर्ष करते हैं, यदि मानसिक रूप से उसे समझाते हैं, तो लास्ट में यदि जो लड़ाई चल रही है, संघर्ष चल रहा है, तो उसमें गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा धर्म भारत को एकता के सूत्र में बांधने का कोशिश करेगी और हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि हमने सत्य का साथ दिया है। सत्य के साथ यदि हम लड़ाई
करते हैं, संघर्ष करते हैं तो जीत हमारी ही होगी। और इससे क्या होता था गाइस, गांधी जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि गांधी जी जानते हैं कि हम एकता, अहिंसा का धर्म बता करके ही लोगों को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं। तो गाइस हमने 3 देखा, पहले 3 गांधी जी के 3 फैक्ट देखे। गांधी जी ने क्या कहा था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है तो आप किसी भी आपके लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है कि आप उत्पीड़क को शारीरिक बल दिखाएं। दूसरा क्या देखा गाइस कि आक्रामक जो प्रतिशोध तथा आक्रामकता के बिना भी हम अपने, ये जरूरी नहीं है कि उसने गलत किया तो हम भी गलत कर दें। गांधी जी कहते थे कि यदि मुझे कोई किसी ने एक चाटा मारा एक गाल में तो मैं दूसरा गाल दिखा दूंगी, उसको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। और गाइस सहारे, और वो अहिंसा के सहारे जीतना चाहते थे। तीसरा हमने क्या देखा, उसकी मानसिकता को झकझोर कर रख दीजिए आप, उसके मन को ठेस पहुंचाइए कि वाकई में आप गलत कर रहे हैं। चौथा हमने देखा, 4 पॉइंट देखे थे गाइस कि अहिंसा के द्वारा ही हम एकता के सूत्र में बांध सकते हैं और संघर्ष से जीत सकते हैं यदि हमारा उद्देश्य सत्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित के लिए एक अखबार के लिए रिपोर्ट लिखें, जलियांवाला हत्याकांड और साइमन कमीशन के लिए। यदि आपको आ जाता है गाइस, पेपर में आ जाता है क्या कि जलियांवाले बाग पर रिपोर्ट लिखिए कि वो हमारे अखबार में छापे, और साइमन कमीशन के बारे में, तो अपन कैसे लिखेंगे देखते हैं आगे। तो गाइस हम जलियांवाले बाग के बारे में, हत्याकांड के बारे में उसे आगे फुल डिटेल देना चाहेंगे, आगे उसको विधिवत लिखेंगे। किस प्रकार हम लिख सकते हैं आप देख सकते हैं। क्या है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो संपादक कौन है गाइस, जिसको छापना उसका नाम लिखिए आगे। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया एक अखबार का नाम है। ये कहाँ पे है गाइस, दिल्ली का है मतलब। तो आगे आप ये लिखिए और फिर लिखना शुरू कीजिए महोदय। आज क्या है, ये घटना कब की थी गाइस, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, मतलब जैसे ही रॉलेट एक्ट आता है उसी समय लोग विरोध करते हैं और जनरल डायर क्या कर देता है, अमृतसर में या पंजाब में क्या कर देता है गाइस, गोली चला देता है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो अपन देखिए कैसे लिख सकते हैं, महोदय आज 13 अप्रैल 1919 को शाम को जलियांवाला बाग में भयंकर हत्याकांड हुआ है, जिसने विश्व में मानवता को शर्मिंदा किया है, मतलब जिससे विश्व की मानवता ही शर्मसार हो गई है। इसमें एक और था गाइस, यहाँ पे एक और अपने पश्चिम जो अपने आप को क्या कहते हैं, अपने आप को सभ्य कहते हैं कि हम क्या हैं, सभ्य हैं, शिक्षित हैं, और अंग्रेज थी, एक और अंग्रेज थी, और दूसरी ओर जो हमारे भारतीयों को कहा जाता है गाइस, क्या कहा जाता है, दूसरी ओर असभ्य अशिक्षित माने जाने वाले भारतीय हैं। एक और कौन थे, अंग्रेज थे, और दूसरे ओर क्या थे, असभ्य भारतीय, जो अपने आप को मतलब जो अंग्रेज और भारतीय थे। यह घटना डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध जनसभा तथा सार्वजनिक हड़ताल हो रही थी गाइस। क्यों हो रही थी, घटना शुरू हुई कि जैसे ही सैफुद्दीन किचलू को और सत्यपाल को ये लोग क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, तो लोगों में हड़ताल का माहौल बन जाता है कि आपने क्यों किया। और साथ में गाइस बहुत से लोग क्यों एकत्रित हुए थे वहाँ पे, इसी समय 13 अप्रैल को बैसाखी के मेले में बहुत लोग एकत्रित हुए थे तथा शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर कुछ सिपाहियों के साथ वहां पे पहुंचता है अपने मुख्य द्वार पर, और उसने क्या किया, मुख्य द्वार को बंद कर दिया। क्या था वहाँ पे घटना के बारे में बता देना है आपको। जैसे यदि आता है, यदि जिसको भी बारे में लिखने को आता है तो आप उसके बारे में पूरा लिख दीजिए। तो यहाँ पे गाइस क्या था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को जेल में डाल दिया गया था, जनसभाएं हो रही थी और साथ में क्या हड़ताल हो रही थी। तो जैसे ही इसको डाला गया तो हड़ताल हो रही थी। यहीं पे आता है कौन, जनरल डायर आता है गाइस। जनरल डायर कुछ सिपाहियों के साथ में आता है और कुछ सिपाहियों के साथ में आकर के अंधाधुंध क्या चलाने लगता है, गोलियां चलाने लगता है। सो गाइस यहाँ पे मुख्य द्वार पर उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। उस वाले इलाके के जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे, लोगों को बंद कर दिया मुख्य द्वार को। और 10 मिनट तक गाइस 1000 लोग मारे गए, 10 मिनट तक गोली चलाई। जबकि सरकारी आंकड़े जो हंटर समिति आती है इसके बाद गाइस, जैसे ही रॉलेट ये जलियांवाला बाग होता है अंग्रेज लोगों की, उन्होंने चेक करके क्या बताए गए, 379 लोग मारे गए हैं ऐसा बताया गया। जबकि कितने लोग मारे
गए थे, 1000 लोगों मारे गए थे। तो अपन को पूरी घटना बता देना है। फिर अपन क्या लिखेंगे गाइस इसमें, इस घटना का जन आक्रोश फैल गया। इससे क्या हुआ, जैसे ही लोगों को पता चला तो जन आक्रोश फैल गया। पंजाब और में मार्शल लॉ लगा दिया गया कि अब कोई कुछ नहीं करेगा। अतः मैं निवेदन करती हूँ कि इस समाचार पत्र को अखबार पर छापे, जिससे संपूर्ण भारत में जानकारी हो तथा जनरल डायर को अमानवीय कृत्य के लिए दंडित किया जाए। और फिर लिख सकते हैं, जय हिंद भावदिया काखा का। तो गैस इसमें क्या, यदि कुछ भी आ जाता है, यदि किसी इससे संबंधित और कोई भी खत लिखने को आ जाता है, पत्र लिखने को अखबार से, तो आप इस प्रकार आप लिख सकते हैं। एक प्रकार से टैक्टिक थी कि आगे अपन उसका नाम लिखेंगे, नाम लिखने के बाद अखबार का नाम जहाँ का पे भी है वो लिखेंगे और फिर अपनी पूरी घटना से अवगत कराएंगे। फिर अपने बारे में लिख देंगे गाइस कि आप क्या चाहते हैं। आप यही चाहते हैं कि मतलब इसको बताया जाए, सबको पहुंचाया जाए, अखबार का कार्य लिख देंगे। और गाइस किसका लिखना है अपन को, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था आगे तो आप ये जान लीजिए। साइमन कमीशन आया था जैसे 1927 में आया था गाइस। ये जो असहयोग आंदोलन साइमन कमीशन कब आया था गाइस, 1927 में आया था। इसमें बताया गया था क्या वो था, इसमें कहा इस किसके लिए आया था, इसका उद्देश्य क्या था ये जान लीजिए आप। पहले तो कब आया, उद्देश्य क्या था और इसका क्या प्रभाव रहा। 3 चीज़ किसी भी चीज़ के बारे में पता होनी चाहिए गाइस अपन को। तो ये 1927 में बना था गाइस सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। और ये कब आया, 1928 में ये भारत आ जाता है। 1928 में भारत आता है तो इसमें देखते ये किस लिए आया था, उद्देश्य क्या था। ये कह रहा था कि संविधान के बारे में, भावी संविधान के निर्माण के लिए बनाया गया था। मतलब संवैधानिक व्यवस्था को देखना था भारत की संवैधानिक व्यवस्था के लिए बनाया गया था। और अपन तीसरा लिख सकते हैं, इसका प्रभाव क्या रहा कि इसमें भारत के एक भी सदस्य नहीं थे, इसीलिए भारत ने इसका विरोध किया और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। एक कंडीशन थी गाइस। अब अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए अपन को संपादक के रूप में लिखना था। इसमें क्या घटना हो गई थी, संपादक कौन था, दैनिक भास्कर, कोई भी पत्र का आप नाम लिख दीजिए। और महोदय 3 फरवरी 1928 को इंग्लैंड में जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का कमीशन भारत भेजा गया। 7 सदस्यों का कमीशन भारत भेजा गया, जिसका उद्देश्य क्या था। एक तो अपन को कब लिखना है, तो अपन ने कब तो लिख दिया गया, कब लिखा, कब तो लिख दिया, क्या है कब हुआ, 1928 को। अब अपन को ये लिखना है गाइस कि इसमें क्या है, कब लिख दिया, इसका उद्देश्य क्या था। तो संवैधानिक व्यवस्था को देखने के लिए कमीशन 7 सदस्यों का कमीशन रहा। अब देखेंगे गाइस प्रभाव देखेंगे, इसलिए भारत में काले झंडे इसको दिखाए गए क्योंकि इसमें 7 सदस्य थे, वो इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। तो इसका प्रभाव क्या हुआ, इसको लोग साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। साथ ही कमीशन में वयस्क मताधिकार को भी ठुकरा दिया था कमीशन ने, इसके कारण भी लोग इसके खिलाफ थे। पहला कारण क्या था, इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। दूसरा, इसने वयस्क मताधिकार को भी ठुकरा दिया था। साइमन विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे गाइस। जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, लाला लाजपत राय कर रहे थे। इसका प्रभाव क्या हुआ कि आंदोलन होना शुरू हुए और आंदोलन का प्रभाव मतलब कौन कर रहा था नेतृत्व, तो वो लाला लाजपत राय कर रहे थे। और 1928 में पुलिस वालों की लाठियों से उनकी क्या हो जाती है, सिर में लगती है लाला लाजपत राय के और उनकी मौत हो जाती है। अतः मैं निवेदन करती हूँ कि इस रिपोर्ट को अखबार में छापकर भारतीय भावनाओं के आघात करने वाली अंग्रेजी सरकार की आलोचना की जाए और आप बताइए सबको कि ये गलत किया इन लोगों ने। जैसे ही लाठी, एक तो इसका अपन ने 3 चीज़ देखा, कब आया, क्यों आया, कब क्यों, और फिर इसका प्रभाव क्या रहा। तो कब आया, 1928 को। क्यों आया था, क्यों भारत की संवैधानिक व्यवस्था के लिए, और इसमें क्या थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। तो क्यों आया ये पता आपको चल गया। और तीसरा आप इसमें ये बता सकते हैं कि इससे प्रभाव क्या रहा, इसका प्रभाव तो हमें क्यों छापना चाहिए। ये तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आप समझ गए होंगे। सो गाइस देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इस अध्याय में दी गई भारत माता की छवि अध्याय 1 में दी गई जर्मेनियन की छवि से हमको क्या करना है गाइस, तुलना करना है। तो इसका अंतर बताना है कि क्या इसमें डिफरेंस है या फिर क्या समानता है, इसको अपन को तुलना करना है गाइस। तो अपन इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, भारत माता की छवि लिखेंगे, जर्मेनियन छवि लिखेंगे और उनमें देखेंगे
और उसके कुछ आधार बना लेंगे गाइस। उस आधार के अनुसार ही अपन क्या करेंगे, इन जर्मेनियन छवि और भारत माता की छवि के बारे में अपन बताने की कोशिश करेंगे। किस आधार पर गाइस, अपन ये दोनों का एक चीज़ देखें अपन, क्योंकि ये आधार गाइस जो 5 आधार पर अपन देखेंगे, क्योंकि जो आधार हम बताएंगे इससे आपको इन 5 यदि वर्ड याद रह जाते हैं, जैसे हमने अभी देखा था कब, क्यों, कैसे, तो ये देख लिया तो वो अपना आंसर पूरा हो गया। इसमें हम क्या देखेंगे, यदि किसी चीज़ की तुलना करना है तो 5 चीज़ देखेंगे गाइस। देखिए, पहला इसका निर्माण कब हुआ, तो निर्माण में तुलना कर लेंगे गाइस कि इसका निर्माण 1905 में हुआ, इसका निर्माण 1948 में हुआ। निर्माण के आधार पर देखेंगे इसमें भारत माता की छवि में क्या दर्शाया गया है और जर्मेनियन की छवि में क्या दर्शाया गया है। और तीसरा देख सकते हैं इसकी दूसरी मूर्ति कब बनाई गई और क्यों बनाई गई, उसमें क्या दर्शाया गया है, ये देख सकते हैं। और 5वां देख सकते हैं जो हमें मूर्ति दोनों की दिखाई दे रही है, भारत माता की और जर्मेनियम की, उसमें कौन से गुण, उसमें कौन से भाव दिखाई दे रहे हैं, रोष के भाव हैं या शांतिपूर्ण भाव हैं, क्या दिखाया गया हम ये देखेंगे। और 5वां देखेंगे गाइस उसमें किसका प्रतीक क्या लिया गया है, क्या ली हैं भारत माता, कौन कौन चिन्हों का क्या प्रतीक है, हम ये देखेंगे। तो यदि हम पे 5 चीज़ों लिख लेते हैं तो आप आसानी से इतना बड़ा आंसर छोटे से टुकड़ों में तोड़ कर बड़ी आसानी से लिख जाएंगे। पहला क्या गाइस, निर्माण कब हुआ, दूसरा क्या दर्शाया गया है, तीसरा दोनों में छवि क्या है, गुणात्मक भाव क्या है उनके, और 5वां प्रतीक क्या है। क्लियर। तो देखिए इसका अपन निर्माण के आधार पर देखते हैं। अविंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाया। निर्माण किसने किया, अविंद्रनाथ टैगोर ने, और 1905 में ये भारत माता की छवि थी। और फिलिप बेट ने, यहाँ पे किसने बनाया गाइस, इसका निर्माण कब हुआ, अपन निर्माण के आधार पर देख रहे हैं, तो फिलिप बेट और 1948 में बनाया था। ये 1905 में, ये 1948 में, इसने अविंद्रनाथ टैगोर ने और इसमें फिलिप बेट ने बनाया था। क्लियर। एक तो निर्माण के आधार पर देख लिया, दूसरा इसमें क्या दर्शाया गया है, इन मूर्तियों में भारत माता को अन्नपूर्णा के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें भारत माता आप एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं, उसमें चित्र बना हुआ है। तो भारत माता को किस रूप में दर्शाया गया है, एक अन्नपूर्णा के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें एक हाथ में वो माला ली हैं, एक में पुस्तक, 4 हाथ हैं गाइस उनके, एक में भोजन तथा एक में कपड़ा ली हुई हैं, भारतीयों को वह प्रदान कर रही हैं। तो क्या दर्शाया गया है गाइस, इसमें एक अन्नपूर्णा देवी के रूप में दर्शाया गया है। ये तो उनके अपन फैक्ट भी लिख सकते हैं। और जर्मेनियम को किस रूप में दर्शाया गया है कि वो राइन नदी का पहरा दे रहे हैं। जर्मनी में गाइस कौन सी नदी है, राइन नदी निकलती है, तो राइन नदी पर पहरा देते हुए दर्शाया गया है। और इसमें अन्नपूर्णा के रूप में दर्शाया गया है कि वो भारत को सब कुछ दे रही है, जितने भारतीय हों। एक तो हमने निर्माण के आधार पर देख लिया, किसने बनाया, कब बनाया, दूसरा क्या दर्शाया गया है, तीसरा इनकी दूसरी छवि के बारे में बात करेंगे अपन। ये गाइस यदि आपको ये लिखना हो आधार तो आप लिखिए यहाँ पे, और नहीं लिखना हो तो आप कीबोर्ड में एक शॉर्ट कॉपी आप बना लीजिए उसके हर लेसन के। यदि आप इतना बस याद रख लेते हैं गाइस, ये जो 4-5 पॉइंट रख लेते हैं ना, तो आपको पूरा आंसर लिखने में 1-2 पेज का आंसर, 3 पेज का आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके 2-2 वर्ड लिख दीजिए आप। एक तो निर्माण लिखेंगे तो आपको निर्माण याद आ गया तो आप निर्माण के बारे में लिख देंगे। ऐसे अपन आंसर लिखने को बैठते हैं, अपन को समझ में नहीं आता कि हमें क्या लिखना है, तो अपन ये लिख सकते हैं। देखिए दूसरी छवि में क्या दर्शाया गया है, भारत माता की दूसरी छवि सन्यासिनी के रूप में है, जिसमें एक हाथ में त्रिशूल लिया है माता ने, दूसरे में झंडा, तीसरे सॉरी गाइस इसमें क्या है, सन्यासिनी के रूप में दर्शाया गया है भारत माता को दूसरी छवि में। पहले में अन्नपूर्णा के रूप में, ध्यान रखना उसमें। और त्रिशूल, झंडा, हाथी, शेर के बीच खड़ी हुई हैं, और सत्ता और शक्ति का जो कि प्रतीक है। जो शेर है और जो शेर है गाइस और हाथी है वो सत्ता का, और जो शेर है वो शक्ति का है और हाथी किसका है, सत्ता का प्रतीक है। ये बताया गया है दूसरी छवि में। और जर्मेनियम की हम देखें तो दूसरी छवि में क्या बताया गया है, उसमें जर्मेनियम के हाथ में तलवार है जिस पर खुदा हैं वहाँ के भगवान हैं, और तलवार जर्मन राइन नदी की रक्षा के लिए वो जर्मेनियम लिए हुए हैं। तो इनमें तलवार देखी हमने और राइन नदी की रक्षा के लिए देखी। इसमें हमने सन्यासिनी देखा और उसमें क्या देखा था, अन्नपूर्णा देखा था उस वाली मूर्ति में, वो भी राइन नदी के कारण जर्मेनियम थे वहाँ पे।
दूसरा गुणात्मक देख सकते हैं, इनमें किसके भाव, ये जो मूर्ति बनी हुई है, माता की मूर्ति हो या फिर जर्मेनियम की मूर्ति हो गाइस, उनमें भाव क्या दिखाए जा रहे हैं, हमको ये देखना है। इन माता की मूर्तियों में गाइस जो ये आशीर्वाद दे रही हैं, इनमें किसके भाव दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें हमें भाव दिखा रहे थे माता के गुणात्मक भारत माता की छवियों में शांत गंभीर स्वभाव की दिखा रही हैं। और जर्मेनियम छवि जो है तो वो कैसी दिखा रही है, भारत माता शांत दिखा रही हैं, देखिए गुणात्मक भाव में। और इनमें रौद्र छवि के दर्शन हो रहे हैं, जैसे रौद्र गुणों से युक्त राष्ट्रीयता की पहचान, मतलब एक ठोस एक सिपाही की तरह रौद्र भाव में दिखाई दे रहा है। सो गाइस देखिए आगे और क्या है, आध्यात्मिक गुण जैसे दैवीय गुण हमें दिखाई दे रहे हैं भारत माता की छवि में। और उसमें जो जर्मेनियम की छवि थी उसमें देशभक्ति का प्रतीक समझ में आ रहा था, उसमें आध्यात्मिक गुण दिखाई दे रहे हैं। उनमें रौद्र देशभक्ति का गुण दिख रहा है, उनमें इनमें शांत गंभीर और आध्यात्मिक गुण दिख रहे हैं। गुणों में हमने ये देख लिया, ये लिख देंगे गाइस। और पांचवा हमें प्रतीक किसका समझ में आ रहा है दोनों मूर्तियों में, तो भारत माता की छवि में श्रद्धा और राष्ट्रवाद के प्रति आस्था का प्रतीक समझ में आ रहा है। और जर्मेनियम की छवि में रौद्र गुणों से युक्त राष्ट्रीयता और देशभक्ति की समझ में आ रहा था। इसमें जर्मेनियन में राष्ट्रीयता और देशभक्ति, और हमारे यहाँ जो भारत माता है उनकी छवि में श्रद्धा और राष्ट्रवाद, मतलब सब लोग राष्ट्र में एक हैं, सबको भारत माता देंगी, तो ये बताया गया है। तो हमने निर्माण देखा, दोनों एक का 1914 में हुआ, एक का 1948 में हुआ। इस 1948 नहीं 1848 में हुआ, ठीक है। और फिलिप बेट ने जर्मेनियम का किया था और अवेंद्रनाथ ने 1905 में भारत माता का किया था। निर्माण के आधार पर देख लिए, निर्माण में 2 लाइन लिख दिए। निर्माण के बाद गाइस हम क्या देखा था हमने, निर्माण के बाद दूसरा क्या देखा था कि उनकी छवि कैसी बनी हुई है, वो एक सन्यासिनी के रूप में दिख रही थी माता, एक सन्यासिनी और अन्नपूर्णा के रूप में। और वो जो जर्मेनियम थे वो राइन नदी का रक्षा करते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। गुणों के बारे में देख लिया गया, एक में रौद्र गुण और एक में कौन सा गुण, हमें आध्यात्मिक और शांत गंभीर गुण दिखाई दिया। प्रतीक दिखा दिए हमने, एक राष्ट्रवाद की भावना को उकसित कर रही हैं माता, और ये क्या कर रहे हैं, रौद्र भाव राष्ट्रीय देशभक्ति का प्रतीक थे। आई होप क्लियर। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखिए चर्चा करें, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाली सामाजिक समूहों की सूची बनाइए कि जो 1921 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उनमें कौन कौन से सामाजिक समूहों ने भाग लिया था। इसके बाद उनकी सूची बनाना है। इसके बाद किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखिए। यह दर्शाया गया है कि वे आंदोलन में क्यों शामिल हुए थे गाइस। इसमें पूछा गया है कि 1921 में जो असहयोग आंदोलन करवाया था गांधी जी ने, जो चोरी कांड में गाइस ख़त्म हो गया था, बंद ले लिया था, गांधी जी ने बंद कर दिया था, तो उसमें जो बहुत समूह के लोग शामिल हो रहे थे, तो वो कौन से उद्देश्य के कारण हो रहे थे। और दूसरा क्या लिखना है अपन को कि उनकी क्या आशाएं थी, वो क्यों संघर्ष कर रहे थे, हमको ये लिखना है। सबके लिए आज़ादी के अलग अलग मतलब होते हैं, सब लोग अपनी आज़ादी अलग समझते हैं कि हमें ये मिल जाए करने को तो हम समझेंगे कि हम आज़ाद हैं। सो गाइस इसमें हम ये लिख सकते हैं, देखिए कैटेगरी वाइज बांट सकते हैं। 1921 में असहयोग आंदोलन, इसके बारे में आगे आप हमने पहले ही बताया था, आगे उसके बारे में लिख दीजिए थोड़ा सा, फिर बाद में आंसर स्टार्ट करिए तो ज़्यादा एग्जाम पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। बहुत बड़े क्वेश्चन को हम शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए असहयोग आंदोलन, वो तो हमें समझाने में टाइम लग जाता है, और यदि आप एक बार समझ जाते हैं तो आप दूसरे क्वेश्चन को भी इस प्रकार बांट करके पढ़ सकते हैं। देखिए विभिन्न सामाजिक समूहों ने भाग लिया, अलग अलग समूहों की अपनी अपनी अलग अलग आकांक्षाएं थी, तो कौन कौन समूह ने भाग लिया हम आगे ये लिख लेते हैं। फिर उनके बारे में गाइस 3 के बारे में हमें क्या लिखना है, उनकी क्या आशाएं थी, हमें ये लिखना है। तो पहला समूह कौन था गाइस, शिक्षित समूह था, या फिर एक तो कौन था, शिक्षित समूह था, शिक्षित माध्यम वर्ग था। इसके बारे में अपन शहरी क्षेत्रों में था। यदि क्वेश्चन थोड़ी बहुत यदि डिफरेंस करके पूछता है गाइस कि शहरी क्षेत्रों में क्या भूमिका रही असहयोग आंदोलन की, तो भी आप इस वाले पॉइंट को लिखेंगे। और यदि ग्रामीण क्षेत्र में पूछ लेता है तो जन सामान्य के बारे में लिख दीजिए। और दूसरा था गाइस व्यापारी वर्ग,
आंदोलन में शामिल होने वाला, तीसरा था सामान्य जन और चौथा था बागान के मजदूर। तो इन सब के बारे में हमें 2-2, 3-3 लाइन भी लिखते हैं तो बहुत बड़ा आंसर हो जाएगा। तो आंदोलन में भागीदारी करने वाले कौन कौन समूह थे? एक तो शिक्षित वर्ग, दूसरा, यदि आपको इतना बस याद रह ले जाते हैं ना तो आप बहुत बड़ा आंसर बना देंगे। इनमें इनके 2-2 पॉइंट बस तो लिखना है आपको और बहुत बड़ा आंसर बन जाएगा। कहानी तौर पर नहीं लिखेंगे आप, ऐसे बांट कर लिखेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा चेककर्ता पर। देखिए, शिक्षित वर्ग या शहरी इलाके में क्या प्रभाव रहा असहयोग आंदोलन का? तो असहयोग आंदोलन का शहरों में क्या प्रभाव देखा गया शिक्षित वर्ग में? तो पहला अपन 2 पॉइंट लिखना है, अपन को ध्यान रखना है, आप 2-2 पॉइंट लिखिए। शहरों में शिक्षित मध्यम वर्ग में से विद्यार्थियों ने, शिक्षित जो वर्ग है गाइस कौन होते हैं? एक तो विद्यार्थी होते हैं और दो में पढ़ाने वाले, वकील वगैरह, इंजीनियर, जॉब करता वो होते हैं, तो उनके बारे में लिख दीजिए आप। क्या लिखेंगे? शहरों में शिक्षित मध्यम वर्ग में से विद्यार्थियों ने स्कूल तथा शिक्षकों ने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया, स्कूल बंद कर दिए और बच्चे लोग स्कूल, मतलब जो मध्यम वर्ग के विद्यार्थी थे वो स्कूल नहीं जाते थे। दूसरा, वो छोड़ दिया, असहयोग कर दिया कि हम आपके आंदोलनों का साथ, आपका साथ नहीं देंगे, औपनिवेशिक बात के खिलाफ हो गए। इसलिए वो क्यों शामिल थे गाइस? हमें ये भी लिखना था क्या आकांक्षाएं थी। तो अपन ने तो ये पहले लिख दिया कि कौन था गाइस? मध्यम वर्ग के विद्यार्थी और शिक्षक, और साथ में वकील भी थे गाइस, ध्यान रखना। तो शिक्षित लोगों ने क्यों गाइस साथ ने आंदोलन में भाग लिया, क्यों असहयोग किया अंग्रेजों का? वो इसलिए शामिल थे गाइस कि उनके बराबर पढ़े लिखे अंग्रेज उनके अफसर बन जाते थे और वे क्लर्क पैदा होते थे और क्लर्क ही मर जाते थे। भेदभावपूर्ण नीति से जो शिक्षित वर्ग वो असंतुष्ट था। तो शिक्षित वर्ग या शहरी वर्ग ने क्यों साथ दिया? क्योंकि गाइस वो लोग बराबर पढ़े लिखे, अंग्रेज का बच्चा यदि बराबर क्वालिफिकेशन है और भारतीयों की क्वालिफिकेशन बराबर है, इसके बाद भी ये इन पर हावी हो जाएगा, इनका बॉस बन जाएगा और ये क्लर्क इनके माँ बाप थे और ये भी क्लर्क मर जाएगा, भले ही कितनी ही बड़ी मतलब योग्यता हो, कुछ हो। दूसरा कौन था गाइस? अपन दूसरे के बारे में व्यापारी वर्ग के बारे में लिख सकते हैं। व्यापारी वर्ग ने चीज़ों का व्यापार, विदेशी व्यापार से पैसा लगाने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उनको, इसका कारण हम यहाँ पे जानते हैं। क्या कर दिया? असहयोग किया अंग्रेजों का। क्यों? कैसे किया? विदेशी व्यापार में पैसा लगाना बंद कर दिया, विदेशी व्यापार करना बंद कर दिया, असहयोग दिया, साथ नहीं देंगे आपका। देखिए, ये बोल रहे थे व्यापारी वर्ग। इसका क्या उद्देश्य था? ये क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि गाइस अंग्रेज कच्चा माल सस्ते दामों में ब्रिटेन ले जाते थे और वहाँ से तैयार माल भारत में बेचते थे। भारतीय व्यापारियों को नुकसान होगा क्योंकि गाइस यहाँ से कच्चा माल ले जाकर के अंग्रेज कहाँ ले जाते थे? ब्रिटेन, और वहाँ मशीनों से आसानी से सामान ले जा करके और यहाँ पे आकर के बेचने लगते थे। और जब यहाँ पे बिकेगा गाइस उनका माल, तो वो कैसा होगा? वो सस्ता होगा और इनका फिर भारतीयों को कौन लेगा? तो व्यापारी वर्ग इसलिए शामिल थे। सामान्य जनता क्यों शामिल थी गाइस? सामान्य जनता, असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया, हमने देखा। आम जनता ने विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया। क्यों किया गाइस? आम जनता ने भी साथ दिया, व्यापारी वर्ग ने साथ दिया, शहरी लोग के कहाँ के शिक्षित वर्ग ने भी साथ दिया। तो अंग्रेजों से दुखी थी सामान्य जनता, क्योंकि भारतीय जनता अंग्रेजों से दुखी थी, इसलिए वह बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। क्योंकि जो जितनी भी जनता थी वो सब लोग अंग्रेजों से, उत्पीड़नों से प्रॉब्लम थी उनको। गाइस, बागानों के मजदूरों ने क्यों साथ दिया, हम ये देखते हैं। और बागानों के मजदूरों ने साथ दिया कि नहीं दिया? तो दिया था गाइस, 4 लोगों ने हमने लिख लिया था। देखिए, गांधी जी का विचार, स्वराज की अवधारणा मजदूरों को समझ में आ गई। गांधी जी के विचार और स्वराज की अवधारणा समझ में आ गई मजदूरों को और वो भी साथ देने लगे। और बागानों से निकलकर आंदोलन में वो लोग भी सम्मिलित हुए। अधिकारियों की अवहेलना करके काम छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें लगता था गाइस कि वो किस आकांक्षा से कर रहे थे? क्योंकि उनको लगता था कि वो गांधी राज आएगा और हमको हमारी ज़मीन वहीं पे मिल जाएगी और हम क्योंकि इनको क्या होता था गाइस, अंग्रेज लोग क्या करते थे? बागान के मजदूरों को घर नहीं भेजते थे, तो इनके मन में चाह थी कि हमें वहीं ज़मीन मिल जाए और हम वहीं पर अपनी
खेतीबाड़ी करने लगेंगे। तो गाइस हमने सबके बारे में पढ़ा और इनकी आकांक्षाओं के बारे में देखा कि ये क्यों शामिल हो रहे थे सबके बारे में। यदि आप ऐसे कैटेगराइज करके लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर भी अच्छे नंबर देता है और नंबर के साथ साथ आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। आगे अपन कौन कौन शामिल हुआ गाइस? शिक्षित वर्ग, व्यापारी, सामान्य जन और बागान, 4 लिख दिया अपन ने। इनके बारे में 2-2 लाइन लिख दीजिए। शिक्षित वर्ग ने क्यों किया, क्यों साथ दिया? क्योंकि वो लोग एक सा क्वालिफिकेशन होने के बाद भी इनके साथ भेदभाव करते थे। अंग्रेजों को क्लर्क बना दिया, अंग्रेजों को अफसर बना दिया जाता था, इनको क्लर्क। व्यापारी वर्ग असंतुष्ट थे, व्यापारी वर्गों ने साथ दिया। तीसरा जनसामान्य दिया, बागान के मजदूर ने दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि आप उपनिवेशवाद के खिलाफ हैं। आप सॉरी गाइस, क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे क्या है? नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ और प्रतिरोध असरदार प्रतीक हुआ। जो नमक आंदोलन हुआ वो उपनिवेशवाद के खिलाफ एक असरदार प्रतीक था गाइस। इसकी अपन को देखना है इसके बारे में। नमक कर आंदोलन कब चलाया गया था, क्यों चलाया गया था, आगे इतना पता होना चाहिए। सो गाइस अपन पढ़ते हैं इसमें अपन कैसे लिख सकते हैं और कैसे असरदार रहा अंग्रेजों पर। तो गाइस उसके बारे में आगे लिखती है। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखा। गाइस क्या किया गांधी जी ने? इरविन भारत का लॉर्ड वायसराय था, ध्यान रखना। उसने 11 सूत्री मांगों को रखी गई। प्रमुख मांग कौन थी गाइस? नमक पर कर खत्म करना, नमक कर खत्म करना, कि नमक पर कर को खत्म कीजिए, क्योंकि नमक हमारे भोजन का एक अभिन्न अंग है। कुछ नहीं होता तो लोग बोल देते हैं कि नमक रोटी खा लेना, लेकिन अंग्रेज लोग इतने दुष्ट थे गाइस कि वो लोग नमक रोटी भी नहीं खाने दे रहे थे भारतवासियों को। नमक को ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू बताया। गांधी जी ने नमक ही क्यों लिया गाइस आंदोलन करने के लिए? क्योंकि गाइस गांधी जी को लगा कि सबसे ज़्यादा जरूरी दमनकारी पहलू गाइस जो अंग्रेज हमारा दमन कर रहे हैं वो नमक है। बताओ लोग नमक भी नहीं खा सकते हैं। 11 मार्च को उन्होंने क्या किया गाइस? 11 मार्च तक उन्होंने कहा कि 11 मार्च तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो 12 मार्च से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कर देंगे। गांधी जी ने इरविन को इरविन से कहा। अब 11 मांगों में कौन कौन थी? वो सबकी मांगें थी गाइस। बहुत वर्गों को एकत्रित करना चाहते थे गांधी जी, इसलिए सभी की मांगों को रखा गया था उसमें, और नमक मेन मुद्दा था। गांधी जी ने तो फिर क्या हुआ, जैसे ही उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 स्वयंसेवक के साथ साबरमती से नमक यात्रा शुरू की और 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंच जाते हैं और समुद्र में पानी उबालकर कानून का उल्लंघन करते हैं। क्योंकि सविनय अवज्ञा का मतलब ही क्या होता है गाइस कि हम आपका शांतिपूर्वक आपके जो नियम कानून हैं उनका उल्लंघन करेंगे, उनको नहीं मानेंगे, आपकी आज्ञा नहीं मानेंगे, अवज्ञा करेंगे। क्योंकि गांधी जी जो नमक कर था गाइस, नमक नहीं बना सकते थे लोग, तो गांधी जी ने पहली अवज्ञा की, नमक कर को तोड़ दिया। तो कैसे इसमें अपन ये बताना था गाइस क्वेश्चन में, उपनिवेशवाद के खिलाफ कैसे असरदार प्रतीक हुआ गाइस। तो पहला असर तो यही देखा कि सब लोग इसके कारण क्या करने लगे, सविनय अवज्ञा करने लगे। सभी लोग क्या करने लगे, उनके कानून को नहीं मानेंगे। इसका एक प्रभाव पड़ा, असरदार प्रतीक हुआ कि नहीं हुआ ये, कि सब लोगों ने अवज्ञा कर दी, उनके कानून को ही नहीं मानेंगे तो वो क्या कर लेंगे, अब करेंगे जो करेंगे। तो इसका असर क्या हुआ, सभी लोग सब जगह अवज्ञा करने लगे, फिर वन को जाने लगे। फिर जो बागान जो ग्रामीण वर्ग के किसान लोग थे गाइस, या फिर जो बागान के जो लोग थे, या फिर जो वन के लोग थे, वो लोग बकरी और भैंस चराने को मना कर दिया था अंग्रेजों लोगों की, जंगल में आरक्षित वन में नहीं जा सकते हैं। लेकिन फिर जैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, गांधी की बात सुनते हैं सब लोग और जा कर के सब चराने लगते हैं, उनकी अवज्ञा करने लगते हैं। सविनय अवज्ञा का मतलब ही होता है कानूनों का उल्लंघन करना। इस बार लोग बहिष्कार असहयोग के साथ औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने को बुलाया जाने लगा। हजारों लोग नमक कानून को तोड़ा, हजारों लोगों ने तोड़ा और कानून का प्रदर्शन और कारखानों के सामने प्रदर्शन करने लगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में बता देंगे कि हजारों लोगों ने सविनय औपनिवेशिकवाद के खिलाफ जो कानून बनाते थे औपनिवेशिकवाद, उनकी हम अवज्ञा करेंगे, उनको नहीं मानेंगे।
और गाइस नमक यात्रा इसके बारे में लिखे। इससे क्या हो जाता है, यहाँ पे गाइस हमें ये लिखना था, इससे गांधी जी ने स्वराज का लोगों को मतलब भी समझा दिया कि स्वराज का मतलब क्या होता है। तो इसमें अपन पहला पॉइंट, सविनय अवज्ञा की क्या असर हुआ, अवज्ञा करने लगे। दूसरा, सबको स्वराज का मतलब पता चल गया, ये असर हुआ। नमक यात्रा कर साबरमती से गाइस प्रारंभ किया उन्होंने। साबरमती में गांधी जी का आश्रम था, ध्यान रखना। साबरमती से 240 मील की दांडी में समाप्त किया गाइस, 240 मील की दूरी में। और हर रोज गाइस 10 मील चलते थे और 24 दिनों तक का सफ़र किया इन्होंने, मतलब 10 मील और 24 दिनों का सफ़र, तो टोटल दूरी हो जाती है 240 मील का सफ़र किया। और दांडी से अहमदाबाद पहुँचे, कितने में गाइस, 10 मील 24 दिनों में और 240 किलोमीटर में। साबरमती से दांडी पर पहुँचे, आप इतना याद रखिए इसमें। इन यात्रा करने का परिणाम क्या हुआ कि लोग गांधी जी को जहाँ रोकते थे, गांधी जी स्वराज का मतलब पता चल गया। पहला तो उन्होंने अवज्ञा कर दिया, दूसरा स्वराज का मतलब पता चल गया। ये असर रहा गाइस गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गांधी जी जहाँ भी रोकते थे गाइस तो हजारों लोग उनका भाषण सुनने आ जाते थे। उन्होंने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया, कहा कि लोग शांतिपूर्ण अवज्ञा करें और उनकी आज्ञा या कहा ना माने। ये अवज्ञा का पता चल गया। आई होप आपको क्लियर हो गया। स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और उन्होंने कहा शांतिपूर्ण अवज्ञा करना, हमको अहिंसा नहीं करना है, असहयोग की तरह नहीं करना है कि जैसे वो आंदोलन हो रहे थे। असहयोग तो करना है, हमें साथ तो नहीं देना है, लेकिन असहयोग के साथ, बहिष्कार के साथ हमें उनके नियम कानून भी नहीं मानने हैं। तो ये हुआ गाइस, असहयोग और सहयोग में, असहयोग और सविनय में अंतर आ जाए लिखने को तो आप ये लिख सकते हैं गाइस। जैसे कैसे लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं इनके खिलाफ क्या, असहयोग में लिख सकते हैं। असहयोग में मान ली क्या, हम भारतीय औपनिवेशिकवाद का उसमें उल्लंघन नहीं कर रहे थे नियमों का। असहयोग में उनका क्या कर रहे थे, उनका साथ नहीं दे रहे थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे, नौकरियों को त्याग कर रहे थे, उनके कॉलेज दफ्तर में नहीं जाते थे। ये था गाइस असहयोग आंदोलन। और सविनय अवज्ञा में उनका साथ भी नहीं देंगे, और ये उससे भी भयानक था, मतलब उनका साथ भी नहीं देंगे और उनके नियम कानून भी तोड़ेंगे। पहले असहयोग में नियम कानून नहीं तोड़ रहे थे, ओनली साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन अब नियम कानून भी तोड़ेंगे। इस प्रकार गांधी जी की नमक यात्रा उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध एक असरदार प्रतीक हुआ। लोगों को उनके स्वराज के बारे में स्पष्ट हो गया। दूसरा क्या, अब सविनय अवज्ञा हो गई कि अब नियम कानून नहीं मानेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। कल्पना कीजिए कि आप सिविल नफरमानी आंदोलन में हिस्सा लेने वाली एक महिला हैं। बताइए कि इस अनुभव में आपके जीवन में क्या अर्थ स्पष्ट होता है। आप क्या सोचती हैं इसके बारे में, तो अपनी सोच के बारे में गाइस इसमें लिखना है। तो हमने इसमें क्या एहसास किया, क्या हुआ, आगे अपन लिख देंगे, इसके बारे में लिखेंगे गाइस। आगे अपन क्या होता है नफरमानी, सिविल नफरमानी में जो औरतें हिस्सा ले रही थी उसमें किस परिस्थितियों से लोगों ने, महिलाओं ने क्या किया, महिलाओं के बारे में लिखना है और फिर अपना अनुभव बता देना है। सिविल नफरमानी, अनेक औरतों में भाग लिया। गांधी जी ने बात सुनने के लिए घर से बाहर महिलाएं आई और मैंने भी अपने बारे में लिखना था, क्योंकि मैंने भी अनेक जुलूसों में हिस्सा लिया, जेल गई, विदेशी कपड़ों तथा शराब की दुकान की पिकेटिंग मतलब कि शराब की दुकान में लोगों को ना जाने देना, बहिष्कार करवाना, जो लोग जा रहे हैं उनको समझाना और उनको रास्ते में ही रोक देना धरना देकर। और मैंने क्या अनुभव किया कि शहरी क्षेत्रों में गाइस बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया था, शहर की बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया था, और ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किसान की महिलाओं ने भी अधिक भाग लिया था। एक तो शहर में हम देखें तो बहुत ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया, और ग्रामीण क्षेत्र में किसने भाग लिया गाइस महिलाओं में, जो संपन्न किसान की महिलाएं थीं। तो उन्होंने अनुभव क्या किया गाइस, अब अपन लिख देते हैं अनुभव। इस दौरान मैंने पाया कि सभी राष्ट्र सेवा अपने प्रथम कर्तव्य है, कि सभी का जो राष्ट्र की सेवा करना प्रथम कर्तव्य मानने लगे हैं। और हम महिलाओं में आत्मविश्वास भी जागा, हम अब किसी भी आंदोलन में भाग ले सकते थे। हमारा काम क्या नहीं है गाइस जागा कि वे घर के अतिरिक्त राष्ट्र सेवा का दायित्व भी निभा सकती हैं। ये इनका एहसास हुआ, अनुभव हुआ। पर
हाँ, तो पहला एहसास तो क्या हुआ कि उनमें आत्मविश्वास जागा और वो भी आंदोलन में भाग ले सकती थी, ऐसा उनको लगा। राष्ट्र सेवा का भाव उत्पन्न हुआ, पहला। दूसरा क्या लिख सकते हैं, परंतु कांग्रेस के लंबे समय तक महिलाओं को उच्च पद नहीं दिए गए, जिससे अन्य महिलाओं को केवल प्रतीकात्मक उपस्थिति तक ही सीमित रखा गया। अब कांग्रेस ने ज़्यादा इनको उच्च पद नहीं दिए, जिसके कारण इनका मतलब ज़्यादा वो नहीं हुआ, इतना ही रहा, प्रतीकात्मक रूप में रहा कि हाँ इन लोगों ने भाग लिया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, राजनीतिक नेता निर्वाचिका के सवाल पर क्यों बटे हुए थे। जो राजनीतिक नेता थे गाइस, पृथक निर्वाचिका के मतलब अलग से निर्वाचिका क्यों चाहते थे, वो निर्वाचन अलग क्यों चाहते थे बहुत से नेता। इनमें गाइस हम दो के बारे में लिखेंगे, क्योंकि पृथक निर्वाचिका की जो मांग की थी वो 2 लोगों ने की थी। एक तो थे गाइस दलित वर्ग और दूसरे थे मुस्लिम। दलित वर्ग और मुस्लिम थे जो पृथक निर्वाचिका के, इनके नेता जो मुस्लिम नेता थे या दलित वर्ग के नेता थे वो कर रहे थे गाइस अलग निर्वाचिका की मांग। तो दो के बारे में बता करके ही हम, और तीसरा विचार आता है गाइस कांग्रेस का कि कांग्रेस क्या सोचती है। अपन इन तीनों के बारे में लिख करके अपने आंसर को समाप्त कर देंगे। और 3 कांग्रेस, मुस्लिम, दलित, यदि 3 याद रहते हैं, 3 का कहा आपको, तो आप पूरा आंसर लिख के चले जाएंगे। देखिए क्या है इसमें, पृथक चुनाव प्रणाली का अभिप्राय आगे लिख देंगे, परिभाषा या उनके बारे में बताएंगे गाइस। कोई भी क्वेश्चन हो आगे उसके बारे में बताया जाता है, डेफिनेशन दी जाती है, इसके बाद ही आंसर को शुरू किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है, पृथक चुनाव प्रणाली का अभिप्राय ऐसे चुनाव क्षेत्र से है जिसमें व्यक्ति अपने चुनाव समुदाय को ही वोट देगा। अंग्रेजों को फूट डालने के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया गया, जिससे पृथक निर्वाचन से भारतीय आपस में बट गए। अंग्रेज चाहते थे गाइस कि पृथक निर्वाचिका ये कर दी जाए, जिससे क्या हो जाए कि लोग उनमें फूट डल जाए, भारत और हिंदुओं में, मुस्लिम और हिंदुओं में। भारत में क्या करें, हम फूट डालें और राज करें, एक दूसरे से यही लड़ते रहें और हम राज करते रहें। ये गाइस अंग्रेज लोगों का फूट डालने का मेन मकसद था। तो इसका अभिप्राय क्या होता है पृथक निर्वाचिका का, आपको समझ में आया क्या? कि जैसे मुस्लिम पृथक निर्वाचिका की बात कर रहे हैं गाइस, तो उनका मतलब है कि हमें मुस्लिम कम्युनिटी ही वोट देगी और मुस्लिम कम्युनिटी का नेता ऊपर जाएगा। और जो हम कांग्रेस जो अभी हमारे भारत में चल रहा है, यहाँ पृथक निर्वाचिका नहीं है। पृथक मतलब अलग निर्वाचिका नहीं है, सब लोग इकट्ठे वोट देंगे, एक गाइस कहना था कांग्रेस का। तो 3 के बारे में देखते हैं, पृथक निर्वाचिका के बारे में कांग्रेस का क्या विचार था। तो कांग्रेस पृथक निर्वाचिका की पद्धति के विरोध में थी। अंग्रेज ने पहले हिंदू मुस्लिम को अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात की। अंग्रेज लोग क्या चाहते थे कि हम अलग अलग कर दें, जिनके इनके मन में क्या हो जाए, ये भाव बैठ जाए कि हम हिंदू अलग हैं और मुस्लिम अलग हैं। इसीलिए गाइस ये कर रहे थे अंग्रेज लोग। तो अंग्रेजों लोगों ने सबसे पहले किसकी बात की, मुस्लिम लोगों की बात की, पृथक निर्वाचिका की, और फिर किस गाइस हरिजनों को भी निर्वाचन क्षेत्र बांटने की बात की, जिसका कांग्रेस ने खुल करके विरोध किया। क्या किया, कांग्रेस ने विरोध किया। अपन ये 4 पॉइंट लिख देंगे तो अपन का आंसर ये कांग्रेस का विचार हो जाता, समझ में आ जाता है। पहले तो गाइस अंग्रेज लोगों को अंग्रेज लोग मुस्लिम लोगों को दिया, प्रथम हिंदू मुस्लिम अलग निर्वाचन क्षेत्र की बात की, और दूसरा हरिजन की बात की। इससे कांग्रेस का विरोध और ज़्यादा बढ़ गया और कांग्रेस ने इसका विरोध किया। अब देखते हैं दलित लोगों का क्या कहना था। तो गाइस देखिए दलित का रवैया या विचार क्या था दलित लोगों का। दलित के नेता कौन थे, BR अम्बेडकर। दलित को पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहते थे। अब ये ऐसा क्यों चाहते थे दलित नेता, ये भी तो भारतीय है, क्योंकि उनका मानना था गाइस कि सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से दूर हो सकती है। जो गाइस समाज उनके साथ मतभेद कर रहा है, वो दलितों के साथ मतलब ST SC OBC इनको नीची जात समझा जाता है गाइस। समझा जाता था कि उनको कुओं में पानी नहीं दिया जाएगा, भरने नहीं देंगे, उनको समाज में एक साथ नहीं रखा जाना, उनसे छुआछूत करना। तो अम्बेडकर जी क्या सोचते थे कि हम इसकी अपंगता जो समाज में जो रूढ़िवादी भावना फैली हुई हैं हमारे प्रति, तो हम इसको कैसे नष्ट कर सकते हैं, कैसे हम सब लोगों के साथ में जी सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं। तो हमें राजनीति में जाना चाहिए, हमें अलग से निर्वाचिका चाहिए। जब हमारी आरक्षित सीट अलग होंगी तो हम ऑटोमेटिकली हमारी अपंगता दूर हो जाएगी।
तो ये इसलिए कर रहे थे। तो इसके बारे में गांधी जी ने बहुत समझाया था, इनको बताया था वो सबके बारे में गाइस। इसीलिए गांधी जी ने महिला भी उठाया, शौचालय का काम किया। क्यों किया कि वो गांधी जी कहते थे कि सभी लोग एक होते हैं, सब भारत की माता की संतान हैं। तो गाइस हमने इनका देख लिया। तो इनका इसलिए इनका ये विचार था पृथक निर्वाचिका की। क्यों विचार कर रहे थे गाइस दलित लोग? क्योंकि ये राजनीति से सामाजिक अपंगता को दूर करना चाहते थे, राजनीति में सशक्तिकरण के माध्यम से। गाइस मुस्लिम लोग क्यों कर रहे थे? तो मुस्लिम लोग कर रहे थे इसलिए मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि यदि मुस्लिमों को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाएं तो पृथक निर्वाचिका की मांग को वो छोड़ देंगे। ये भी गाइस कह रहे थे कि आगे तो हमें पृथक निर्वाचिका चाहिए है, और यदि हमें आरक्षित सीट कर देते हैं कि इतने मुस्लिम ही होंगे आरक्षित राजनीति में, किसी पद पर, संसद में या फिर केंद्रीय सभा में गाइस। तो इनका मानना था, तो इनका क्या मानना था कि आरक्षित सीटें दी जाएं। तो गाइस इसकी निंदा की है कांग्रेस लोग चाहती थी कि हमें पृथक निर्वाचिका की बात नहीं करनी है, क्योंकि यदि हम पृथक निर्वाचिका कर देते हैं तो क्या हो जाता है, इससे हमारा देश बंट जाएगा। सो गाइस अब इसके बारे में इसका अंततः देख लेते हैं अपन। इस प्रकार इन बातों से पता चलता है कि भारतीयों में फूट पड़ गई थी। कांग्रेस पृथक निर्वाचन के खिलाफ थी, दलित मुस्लिम वर्ग के पक्ष में था। दलित और मुस्लिम गाइस दोनों पृथक निर्वाचिका की बात कर रहे थे, तो दोनों क्या थे, एक साथ में थे। वो चाहते थे दलित और मुस्लिमों को राजनीति में विशिष्ट स्थान प्राप्त हो सके, जबकि गांधी जी का कहना था कि पृथक निर्वाचन पद्धति से विभिन्न धर्मों के बीच रोष उत्पन्न हो जाएगा और दूसरे धर्म भी गाइस यही मांगेंगे। तो फिर तो हम अपने अंदर लड़ते रहे, और फिर कभी ऐसे में तो गांधी जी कहते थे कि हम 100 साल तक अपना स्वराज वापस नहीं पा पाएंगे। इसीलिए वो स्वीकार के पक्ष में नहीं थे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आप ये आंसर लिख जाएंगे। होप गाइस आपको ये लेसन समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर हम सारा लेक्चर पार्ट डालते हैं, NCERT का एक वर्ड से पढ़ाते हैं, और साथ में गाइस इनके समझाने की कोशिश करते हैं कि यदि आपके पास दूसरा भी यदि एग्जामिनर क्वेश्चन दे देता है तो आप आराम से कैटेगराइज करके लिख भी सकते हैं, और आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझकर ही आंसर को कर सकते हैं। सो गाइस यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारा प्रयास पसंद आता है, तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।